यह पोस्ट पढ़िए। This 4,500-year-old terracotta dice from the Indus-Saraswati civilization is a powerful reminder of India's living heritage. Dicing is also mentioned as a popular game in Rig and Atharvaveds. Civilizational inheritance is not just about geography or ruins. It is defined by living customs, symbols, rituals, and unbroken cultural consciousness. India is the enduring living continuity of the Indus-Saraswati civilization. Ministry of Culture की इस पोस्ट में कीवर्ड्स देखिए। Continuity of the Indus-Saraswati civilization. Indus-Saraswati civilization. ये तीन शब्द ऐसे हैं जो एक उस फोर्स्ड परसेप्शन को तोड़ते हैं जो कहता है कि भारतीय सभ्यता बाहरी है। 31 मई को हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री ने पोस्ट कर कल्चरल कंटिन्यूटी यानी सांस्कृतिक निरंतरता की बात की थी और पिछले 1-1.5 हफ्ते में हमने 3 अलग अलग वीडियोस में, डॉक्यूमेंट्रीज में कल्चरल कंटिन्यूटी की बात की। Let's roll these 3 snippets for you. इसलिए कि आइडेंटिटी 100% सेटल नहीं है तो भी एक चीज है जो पाकिस्तान के पास है ही नहीं और वो है कंटिन्यूटी। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन ये नहीं कि किसने क्या कहा, ऑपरेशन टाइमिंग और इंटेंट है। जिस दिन इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सील को कंटिन्यूटी का प्रूफ बताया, ठीक उसी दिन ये फिगर को हिंदू रीडिंग से काटने की कोशिश तेज हो गई। नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, एक जिंदा सभ्यता को उसके सबसे पुराने सिंबल से तोड़ने के लिए। हमारा सबसे मजबूत ग्राउंड आइडेंटिटी का झगड़ा नहीं, कंटिन्यूटी है। हम आज भी 5000 साल पुरानी सभ्यता को जी रहे हैं। हमारे मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में, हमारी बोली, भाषा, धर्म, रिचुअल्स, सब में ये सिविलाइजेशन जिंदा है, अनवरत, बिना किसी ब्रेक के। और असली पशुपति सील भी आज नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है। पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान को प्रीस्ट किंग मिला, इंडिया के पास डांसिंग गर्ल और पशुपति सील रहे। इंडस के साइट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, ये सब इंडिया में है। उन्हें सील का लेबल बदलना पड़ता है, हमें कुछ नहीं बदलना पड़ता, क्योंकि वो धागा आज भी हर शिव मंदिर में जिंदा है, काशी के हर नुक्कड़ पर, गंगा के हर घाट पर। हमें ट्वीट नहीं करनी पड़ती, हमारी सुबह उसी सभ्यता से शुरू होती है और शाम के बाद रात भी यही बीतती है। इतिहास गवाह है कि मोहनजोदारो से केवल डांसिंग गर्ल नहीं मिली थी, वहां से पशुपति सील भी मिली थी। वो पशुपति कौन है? वो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हैं, जो योगिक आसन में बैठे हैं। वहां से पुरुष और महिला की धरोहर मिली, जो सनातन के प्रकृति और पुरुष के मूल सिद्धांत को दर्शाती है। शिव की पूजा उस जमीन पर तब से हो रही है जब से ये सृष्टि बनी है। वहां से मिली हुई डांसिंग गर्ल कोई सेक्युलर या पाकिस्तानी डांसर नहीं है, वो भारतीय है। उसके हाथ में पहनी हुई चूड़ियां, उसकी मुद्रा, उसकी शारीरिक स्थिति आज भी भारत के जनजातीय और शास्त्रीय कलाओं में जीवित है। वो नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में पूरी संप्रभुता के साथ सुरक्षित खड़ी है, क्योंकि भारत ही उसका असली घर है। मूर्ति मोहनजोदारो से मिली, पर कला का जन्म मंदिरों में हुआ था। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक खाली बंटवारे में मिली हुई जमीन चली गई। पूरे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में कई पैटर्न्स मिलते हैं जो हिंदू ट्रेडिशन से सिमिलैरिटीज दिखाते हैं, जैसे कलीबंगन एक्सकेवेशन। वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को रोज ऑफ फायर ऑल्टर्स मिले। ध्यान देना, ये रैंडम किचन में चूल्हा वूल्हा नहीं था, इनका लेआउट सिस्टमैटिक था, ओरिएंटेशन स्पेसिफिक था। ऐश डिपॉजिट्स मिले, रिचुअल स्ट्रक्चर दिखा। कई स्कॉलर्स ने इसे अर्ली यज्ञ ट्रेडिशन का प्रिकर्सर माना था। अब सवाल ये है, अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीटली अनरिलेटेड थी तो उसी ज्योग्राफी में बाद में वैदिक फायर रिचुअल ट्रेडिशंस कैसे उभरे? फिर मोहनजोदारो का ग्रेट बात देखो, इसकी इंजीनियरिंग, वाटर प्रूफिंग, रिचुअल स्टेयर डिजाइन, सराउंडिंग चेम्बर्स, सब सेरेमोनियल यूज इंडिकेट करते हैं। अब कंपेयर करो हिंदू ट्रेडिशन से, गंगा में स्नान, टेम्पल टैंक्स, कुंभ, पूजा से पहले स्नान। भारत के रिलीजियस कल्चर में वाटर प्यूरिफिकेशन हजारों साल से सेंट्रल कॉन्सेप्ट रहा है। कंटिन्यूटी सिर्फ सिंबल्स में नहीं, सिविलाइजेशन के बिहेवियरल पैटर्न्स में भी दिखती है। जैसा हमने पहले भी अपने वीडियोस में समझाया कि यह कोई मरी हुई, मिट्टी में दबी हुई सभ्यता नहीं है, यह एक जीती जागती, धड़कती हुई सांस्कृतिक निरंतरता है। और इस निरंतरता की पहली, सबसे बड़ी और सबसे प्रामाणिक गवाह कोई और नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत की वो जीवनदायिनी नदी है, जिसे इतिहास की किताबों ने बड़ी चालाकी से गायब कर दिया था। नदी सरस्वती। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अपने पोस्ट में जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कीवर्ड इस्तेमाल किया है ना, वो कोई साधारण बात नहीं है। यह 3 शब्द दशकों से पाले गए उस कॉलोनियल नैरेटिव को हमेशा के लिए ध्वस्त कर देते हैं, जो हमारी पहचान को एक फॉरेन इंपोर्ट कहता था। सालों तक हमारे देश की टेक्स्ट बुक्स, वामपंथी इतिहासकारों और विदेशी नैरेटिव मेकर्स ने आपको और हमें एक ही पाठ पढ़ाया
कि सरस्वती सिर्फ एक मिथिकल रिवर है, कल्पनाओं और कहानियों में बहने वाली एक अदृश्य नदी है जिसका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मॉडर्न साइंस, आर्कियोलॉजिकल एफर्ट्स, जियोलॉजी और एक्सकवेशंस ने इस सफेद झूठ की धज्जियां उड़ा दी है। इतिहासकार मीनाक्षी जैन जी स्पष्ट रूप से कहती हैं कि आज के दौर में सरस्वती नदी को मिथक या इमेजिनरी कहना वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह असंभव हो चुका है। उधर इसरो की सैटेलाइट इमेजरी, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार डेटा और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी ने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे दबे उस एंशिएंट रिवर बेड को पूरी तरह से खोज निकाला है और उसका मैप तैयार किया है, जिसे पुरानी इतिहास की किताबें घगर हाकरा बेड कहती थी। वो और कुछ नहीं बल्कि प्राचीन काल की महानदी सरस्वती का ही वास्तविक मार्ग था। ऋग्वेद में सरस्वती को किसी साधारण या मौसमी नदी की तरह नहीं दर्शाया गया है। ऋग्वेद में उसे नदीतमा कहकर पुकारा गया है, यानी समस्त नदियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे विशाल, जो पहाड़ों को चीरती हुई गर्जना के साथ सीधे समुद्र में जाकर मिलती थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में जिन भौगोलिक रास्तों, पहाड़ों और अन्य नदियों के क्रम का वर्णन मिलता है, वो आज के आधुनिक साइंस और सैटेलाइट्स द्वारा मैप किए गए सरस्वती के प्रवाह मार्ग से मेल खाता है। इसका सीधा और साफ मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ऋग्वेद के जो मंत्र लिखे गए, जो ऋषि मुनि थे, वो उसी कालखंड में उसी भूमि पर मौजूद थे जब सरस्वती नदी अपने पूरे वेग पर बह रही थी। और चूंकि आज जिसे हम ISC यानी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं, उसके 60 से 70% से ज्यादा प्रमुख आर्कियोलॉजिकल साइट्स सिंधु सरस्वती के कैड्रल में स्थित थी। भारत की सामूहिक चेतना की ताकत देखिए। आज हजारों साल बाद भी हम 2026 की आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन सरस्वती नदी को मन, मस्तिष्क, जीवन और संस्कृति में जीवित रखना भारत की सांस्कृतिक धरोहर में रचा बसा है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर सरस्वती नदी की जीवित स्मृति में करोड़ों भारतीय वहां पवित्र स्नान करते हैं। गंगा और यमुना की लहरें सरस्वती की जीवित चेतन को समेट लेती हैं। पूरी दुनिया के इतिहास में आपको ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां कोई नदी 4000 साल पहले भौतिक रूप से लुप्त हो चुकी हो, लेकिन उसकी पवित्रता, उसकी स्मृति और उसका अस्तित्व देश के सबसे साधारण नागरिक के मानस पटल पर आज भी वैसा ही जीवित और अटूट हो। इसी को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अपने ट्वीट में कहा है लिविंग सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी। और इस निरंतरता का, इस देश की मिट्टी से जुड़ाव का सबसे बड़ा आध्यात्मिक दस्तावेज हमें मिलता है अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्ता में। मीनाक्षी जैन और दुनिया भर के कई बड़े इतिहासकार इसे द फर्स्ट नेशनल सॉन्ग ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का पहला राष्ट्रगीत कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पावन सूक्ता में पूरी स्पष्टता और अधिकार के साथ ऋषि घोषणा करते हैं, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्विया, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। अपनी मातृभूमि को एक जीवित, पवित्र और पूजनीय माता मानने की ये जो भावना है, ये सीधे तौर पर उसी सरस्वती नदी के बेसिन से, उसी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की कोख से पैदा हुई थी। यानी आज 21वीं सदी में भी जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो हमारी वो भावना आज से 5000 साल पुराने हड़प्पा और सरस्वती के पूर्वजों की सोच से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। सांस्कृतिक और साहित्यिक दावों से अलग अब बात करते हैं उस हार्ड साइंस की, जिसने इस पूरी बहस का रुख बदल दिया। इसके लिए हमें ठीक 20 साल पीछे जाना होगा, साल 2006 में, जब हरियाणा के राखीगढ़ी और फरमाना में जमीन के नीचे दबे 500 हेक्टेयर के एक विशाल शहर की खुदाई शुरू हुई। डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर वसंत शिंदे के नेतृत्व में एक मिशन शुरू हुआ था। मिशन था 5000 साल पुराने इंसानों का पहला असली DNA खोजना। ये सामान्य खुदाई नहीं थी। पुरानी टेक्स्ट बुक्स में हमेशा मोहनजोदारो और हड़प्पा को इस सभ्यता का मुख्य केंद्र बताया गया, जो विभाजन
विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। लेकिन राखी गढ़ी के इस 500 हेक्टेयर से बड़े क्षेत्र ने ये साबित किया कि ये पूरा क्षेत्र मोहनजोदारो से आकार में लगभग दोगुना था। ये कोई आसान काम नहीं था। पूरी दुनिया के जेनेटिक एक्सपर्ट्स टकटकी लगाए बैठे थे, क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता था कि हड़प्पा के लोग असल में दिखते कैसे थे और उनका जेनेटिक कोड क्या था। प्रोफेसर शिंदे की टीम ने 70 कंकाल बाहर निकाले, लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरे हिस्टोरिकल मिशन को पलट कर रख दिया था। हुआ ये कि जब उन प्राचीन हड्डियों के शुरुआती सैंपल्स को जांच के लिए लैब भेजा गया तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट्स देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। 5000 साल पुराने उन भारतीय कंकालों की डीएनए रिपोर्ट में ईस्ट एशिया यानी पूर्वी एशिया जेनेटिक मार्कर्स दिखाई दे रहे थे। इतिहास का कोई भी रिकॉर्ड ये नहीं कहता कि हड़प्पा के लोगों का सुदूर पूर्व से कोई संबंध था। वैज्ञानिक परेशान थे कि क्या इतिहास की किताबों को दोबारा लिखना पड़ेगा। लेकिन जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठा और जो सच सामने आया वो किसी जासूसी फिल्म के ट्विस्ट जैसा था। लापरवाही के कारण खुदी हुई साइट्स को खुला छोड़ दिया गया। इससे डीएनए ट्रेसेस का लॉस हुआ। कोरिया के साइंटिस्ट ने इंडियन टीम को बताया कि इसमें एहतियात बरतने की बहुत आवश्यकता है। प्रोफेसर शिंदे को समझ आ गया कि अगर अब साधारण तरीके से खुदाई हुई तो भारत का असली इतिहास कभी सामने नहीं आ पाएगा। उन्होंने तुरंत खेल के नियम बदल दिए। पुरातत्वविदों को सख्त हिदायत दी गई कि वो कंकालों के पास आम इंसानों की तरह नहीं बल्कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की तरह जाएंगे। वैज्ञानिकों ने एहतियात बरतते हुए पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स पहने और दोबारा काम शुरू किया। 60 में से 59 प्रयास बेकार रहे, लेकिन तभी आखिरी में राखी गढ़ी के अपने इतिहास में एक नया मोड़ आया। मलबे के बीच से निकली एक महिला के अवशेष। इसकी बरियल साइट पर कुछ पॉट्स भी पाए गए। इस इकलौते पूरी तरह सुरक्षित सैंपल ने वैज्ञानिकों को वो क्लूज दिए जिसने 2019 में पूरी दुनिया के सामने इतिहास का सबसे बड़ा सच उजागर किया। 19वीं और 20वीं सदी के औपनिवेशिक इतिहासकारों ने एक थ्योरी गढ़ी थी। उनका दावा था कि करीब 1500 ईसा पूर्व में मध्य एशिया और स्टेपी के मैदानों में रथों पर सवार होकर एक लड़ाकू और गोरी नस्ल के लोग भारत में दाखिल हुए, जिन्हें आर्यन कहा गया। थ्योरी के मुताबिक इन प्रवासियों ने इंडस सरस्वती सभ्यता के मूल निवासियों पर हमला किया, उन्हें दक्षिण भारत की तरफ खदेड़ दिया और उत्तर भारत में वैदिक संस्कृति की स्थापना की। बाद में जब हिंसा के सबूत नहीं मिले तो इस थ्योरी का नाम बदलकर आर्यन माइग्रेशन कर दिया गया। लेकिन 2019 में हार्वर्ड और भारतीय वैज्ञानिकों की संयुक्त जेनेटिक रिपोर्ट ने इस पूरे नैरेटिव को वैज्ञानिक रूप से खारिज कर दिया। जब राखी गढ़ी की उस हड़प्पन महिला के जेनेटिक कोड की तुलना दुनिया भर के प्राचीन और आधुनिक इंसानों के डीएनए से की गई तो दो बेहद महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। पहला तथ्य, उस महिला के डीएनए में मध्य एशिया स्टेपी का एक भी जेनेटिक मार्कर मौजूद नहीं था। इसका सीधा सा मतलब है कि आईएससी यानी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के चरम कालखंड में भारत के इस पूरे हिस्से में बाहर से आए किसी भी नए जीन पूल का कोई अस्तित्व नहीं था। दूसरा और सबसे क्रांतिकारी तथ्य, जब उस प्राचीन जेनेटिक कोड का मिलान आज के आधुनिक भारतीयों से किया गया, चाहे वे उत्तर भारत के हों या दक्षिण भारत के, किसी भी जाति या वर्ग के हों, उनका जेनेटिक लिंक सीधे तौर पर उस राखी गढ़ी की महिला से मैच कर गया। यानी वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो गया कि हम बाहर से आए किसी हमलावर या प्रवासी की संतान नहीं हैं, हम सीधे तौर पर उन्हीं हड़प्पा वासियों के वंशज हैं। प्रोफेसर वसंत शिंदे इस पर एक और तर्क देते हैं जो मानव स्वभाव से जुड़ा है। वे कहते हैं कि मान लीजिए अगर मध्य एशिया से कोई बड़ी आबादी भारत में आकर बसी होती या उसने आक्रमण किया होता तो वे केवल अपनी जीन्स लेकर नहीं आते। इंसान जब भी कहीं बड़े पैमाने पर जाता है तो वह अपनी मटीरियल कल्चरल यानी अपने बर्तनों की बनावट, अपने औजारों की टेक्निक, अपने घरों का आर्किटेक्चर और अपनी जीवन शैली भी साथ लेकर आता है और उसे वहां स्थापित करता है। लेकिन पूरी आईएससी के पुरातात्विक रिकॉर्ड्स में कहीं भी किसी भी स्तर पर मध्य एशियाई आर्किटेक्चर या बर्तनों का कोई अचानक प्रवेश दिखाई नहीं देता। यहाँ के बर्तनों की बनावट, चूल्हे और ईंटों का आकार हजारों सालों तक क्रमिक रूप से
विकसित हुआ है, ना कि अचानक बदला है। यही कारण है कि इस सभ्यता के जितने भी साइट्स और एक्सकवेशन पोस्ट पार्टीशन इंडिया में जीवित हैं, हमें उनके बारे में जानना और उन्हें अवेयरनेस, नॉलेज, स्कूल टेक्स्ट बुक्स, हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। मोदी सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सिंधु सरस्वती सभ्यता से जुड़े तथ्यों और अवशेषों के सेलिब्रेशन में पैम्फलेट परिवार उनके साथ है। पर हमारी विनती ये है कि ये सेलिब्रेशन लगातार हो, और बस तभी नहीं जब कोई फ्रस्ट्रेटेड, सनातन हेटिंग, वेस्टर्न हिस्टोरिकन शिव को, शिव की सभ्यता को, सिंधु सरस्वती सभ्यता को नकारे। हमारा ये वीडियो सिंधु सरस्वती की कॉन्टिन्यूटी को सेलिब्रेट कर रहा है। कॉन्टिन्यूटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन राखी गढ़ी में एविडेंट हुआ। हार्वर्ड की इस जेनेटिक स्टडी ने ये भी साफ किया कि आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले उत्तर पश्चिमी एशिया के शिकारी संग्राहकों के दो समूह आपस में अलग हुए थे। एक समूह ईरानी पठार की तरफ चला गया और दूसरा समूह दक्षिण एशिया यानी भारत की तरफ आ गया। इसी प्राचीन मूल के कारण प्राचीन ईरान और भारत की शुरुआती आबादी में समानताएं मिलती हैं, ना कि किसी हालिया आक्रमण के कारण। यानी विज्ञान का अंतिम निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। दक्षिण एशिया के जेनेटिक इतिहास में पिछले 5 से 7,000 सालों में कोई भी जेनेटिक ब्रेक या डिसकंटिन्यूटी नहीं आई है। जो लोग 4500 साल पहले राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगन की गलियों में रहते थे, जेनेटिकली वही लोग आज भी भारत के शहरों और गांव में बसते हैं। किसी एक खंड या रीजन में नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूरी भारत में, दोबारा सुनिए, पूरे भारत में। इसीलिए जब बंटवारे में खैरात में मिली जमीन के एक टुकड़े यानी पाकिस्तान से लोग भारतीयों के आगे तोड़ी मरोड़ी गई तथ्य रखकर हंसी का पात्र बनते हैं, तो हमें उन पर ध्यान ना देकर अपनी कंटिन्यूटी की और उसकी एकता के विस्तार पर, उस कंटिन्यूटी की अखंडता पर ध्यान देना चाहिए। जब हम जेनेटिक निरंतरता को समझ लेते हैं तो अगला तार्किक सवाल यह उठता है कि क्या उनकी सामाजिक और भौतिक संस्कृति भी हमारे बीच जीवित है? राखीगढ़ी की साइट से मिले अवशेषों ने इस सवाल का जो जवाब दिया है वह इतिहास की स्थापित धारणाओं को पूरी तरह बदल देता है। जिस महिला के कंकाल से वैज्ञानिकों को वह ऐतिहासिक डीएनए सैंपल मिला था, पुरातात्विक दृष्टि से वह कोई सामान्य बरियल नहीं था। जब उस महिला के बरियल साइट का बारीकी से अध्ययन किया गया तो पाया गया कि वह कंकाल असाधारण रूप से लंबा था। उसकी लंबाई लगभग 6 फीट थी। इसके अलावा उसके कंकाल के चारों तरफ व्यवस्थित किए गए मिट्टी के बर्तनों का एक पूरा क्लस्टर और विशेष आभूषण पाए गए थे। पाकिस्तानी सांस्कृतिक हलकों में कुछ लोग मोहनजोदारो की उस प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति को अपनी अनन्य पहचान बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन विज्ञान और पुरातत्व का सच ये है कि सभ्यता का जो हार्टलैंड था वह सरस्वती का बेसिन था। राखीगढ़ी, कालीबंगन, धोलावीरा और लोथल ये सब आज के भारत में हैं, और सबसे बढ़कर वह चेतना जो सरस्वती को आज भी जीवित मानती है वो सिर्फ भारत के पास है। आईएससी के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अत्यंत सुदृढ़, स्वतंत्र और सम्मानजनक थी। यह स्त्री सम्मान की वही सामाजिक निरंतरता है जो मिलेनिया से यात्रा करती हुई आज भी भारतीय समाज के मूल संस्कारों में दिखाई देती है। अब इन कल्चरल एलिमेंट्स को वही संस्कृति जीवित रख सकती थी जिसके लोग, खासकर महिलाएं, सिंधु सरस्वती संस्कृति की कैरियर्स रही हैं। पोस्ट पार्टीशन इंडिया की महिलाएं आधुनिक समय के बदलावों के चलते भी इस सभ्यता की जीवित मिसाल है। वो नहीं है जिनका सिंधु सरस्वती संस्कृति से पार्टीशन के बाद कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, जिन्हें बंटवारे में मिली जमीन में आए दिन अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को डिस्प्ले करने का आजकल नया शौक चढ़ा है। वो नहीं जिनकी ना शिव में कोई आस्था, ना नदियों, भूमि, धारा के प्रति कोई सम्मान और आस्था। सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेषों में कुछ ऐसा मिला है जिसने जीवन के साधारण दिखने वाले पहलू से जुड़ा एक असाधारण संकेत दिया है। इस भौतिक निरंतरता का सबसे प्रामाणिक और दिलचस्प उदाहरण हमें अपनी रसोई में मिलता है। भारत की रसोई से उठती वो सुगंध जिसके कई रहस्य दादी नानी और परनानी तक सीमित नहीं है।
हैं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता से बसे हमारे पूर्वजों के पास भी थे। मसालों का रहस्य, जी हाँ, इस सभ्यता में करी के भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा रोचक बात यह है कि इन मसालों का सिंधु सरस्वती सभ्यता में होना दक्षिण भारत और सिंधु सरस्वती के लोगों के बीच स्थापित संपर्क का प्रमाण है। व्यापार की अपनी यात्रा सिंधु सभ्यता से पश्चिम की ओर तो थी ही, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में भारत के अंदरूनी लोगों का आवागमन भी मसालों की उस सुगंध के माध्यम से हमारे सांस्कृतिक स्मृति और निरंतरता में बसा हुआ है। पश्चिमी और औपनिवेशिक विमर्श अक्सर भारतीय संस्कृति को करी या मसालों की गंध से जोड़कर एक रूढ़िवादी चश्मे से देखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस करी का इतिहास कितना पुराना है? साल 2006 से 2009 के बीच प्रोफेसर शिंदे के निर्देश में जब फरमाना साइट की खुदाई हुई तो शोधकर्ता अरुणिका कश्यप और स्टीव वेबर ने वहां से मिले बर्तनों के अवशेषों और कंकालों के दांतों पर जमे प्लाक का स्टार्च ग्रेन एनालिसिस किया। इस वैज्ञानिक विश्लेषण में बर्तनों की अंदरूनी दीवारों पर प्राचीन ऑर्गेनिक रसायनों के अंश पाए गए। जांच के नतीजों ने साबित किया कि आज से 4000 साल पहले हड़प्पा के लोग जिन बर्तनों में खाना पका रहे थे उनमें हल्दी और मसालों के आणविक अवशेष मौजूद थे। यानी ये दुनिया की सबसे पहली खोजी गई मसाला करी की रेसिपी थी। इसके साथ ही शोधकर्ताओं को वहां चावल और दालों के सेवन के भी स्पष्ट प्रमाण मिले, क्योंकि उस कालखंड में उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों में चावल की बड़े पैमाने पर खेती के अनुकूल परिस्थितियां सीमित थी। इसलिए वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि हड़प्पा के इन शहरों में व्यापारिक संबंध सीधे तौर पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों से थे। यहाँ से चावल और विशिष्ट मसालों का आदान प्रदान होता था। ये साक्ष्य साबित करता है कि पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों या अंग्रेजों के भारत पर धावा बोलने से पहले से हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप का खान पान और व्यापारिक अतिरंग संबंधी पूरी तरह विकसित हो चुका था। यही क्रमिक विकास हमें सभ्यता के महान नगरों के आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलता है। प्रोफेसर शिंदे के अनुसार हड़प्पा के शहरों का विकास कोई अचानक हुआ विदेशी चमत्कार नहीं था, बल्कि ये 6000 ईसा पूर्व से शुरू हुई एक धीमी और स्थानीय तकनीकी यात्रा थी। शुरुआत में यहाँ के लोग जमीन के भीतर गोलाकार गड्ढे खोद कर रहते थे, जिन्हें सर्कुलर पिट ड्वेलिंग्स कहा जाता था। 4 से 5 गड्ढों का एक समूह होता था, जिसमें एक गड्ढा सोने के लिए, एक रसोई के लिए और एक अनाज भंडारण के लिए इस्तेमाल होता था। धीरे धीरे 5500 ईसा पूर्व तक ये झोपड़ियां जमीन के ऊपर आईं और देखते ही देखते ये वास्तुकला आयताकार मिट्टी की ईंटों में बदल गई। इसके बाद एक रेखीय पैटर्न में सड़कें बनी और अंततः धोलावीरा और लोथल जैसे मेका इंजीनियर्ड शहर अस्तित्व में आए। यहाँ एक पल रुक कर दुनिया की दूसरी महान सभ्यताओं से तुलना करना जरूरी है। इजिप्ट की सभ्यता को देखिए, उनके महान इंजीनियरों ने अपनी पूरी प्रतिभा, पूरा श्रम और पूरे संसाधन किसमें लगाए? पिरामिड्स में। लेकिन इंडस सरस्वती सभ्यता के इंजीनियरों ने अपनी वही प्रतिभा, वही बौद्धिक ऊर्जा कहाँ लगाई? जीवित लोगों के लिए बनाए गए शहरों में, ड्रेनेज सिस्टम में, जल संरक्षण में, सुनियोजित सड़कों में, बंदरगाहों में। यह फर्क सिर्फ आर्किटेक्चर का नहीं है, यह 2 अलग जीवन दर्शनों का फर्क है। एक सभ्यता जो मृत्यु के बाद की दुनिया के लिए जीती थी और एक सभ्यता जो इस धरती पर, इस जीवन में अपने नागरिकों के लिए जीती थी। अगर हम इन शहरों की भौतिक विरासत पर नजर डालें तो आज का भारत इनसे अलग नहीं दिखता। धोलावीरा, जहां का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, विशाल पत्थर के जलाशय और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क इतने आधुनिक थे कि आज का भारत सरकार का जल जीवन मिशन भी उसी जल संरक्षण की चेतना पर काम कर रहा है। लोथल, इतिहासकार संजीव सान्याल और अन्य शोधकर्ता लोथल के उस प्राचीन डॉकयार्ड को रेखांकित करते हैं जो दुनिया का पहला टाइडल बंदरगाह था। ये हमारे पूर्वजों के हाइड्रोडायनामिक्स और समुद्र विज्ञान के अज्ञात ज्ञान को दर्शाता है। कालीबंगन, इस स्थल का नाम ही वहां मिली काली मिट्टी और कांच की चूड़ियों के कारण पड़ा। कालीबंगन यानी काली चूड़ियां। यहाँ के बर्तनों पर बने पीपल के पत्तों के डिजाइन, मछली के पैटर्न के डिजाइन, शेल्स और घरों में पाए गए रेक्टेंगुलर फायर ऑल्टर आज भी हमारे जीवन में, घरों में
रिचुअल्स में, पारंपरिक वस्त्रों, कलाकृतियों और धार्मिक अनुष्ठानों में जीवित है। और कालीबंगन की इस धरती से मिली एक और चीज है जो इस निरंतरता को और गहरा करती है। यहाँ और आसपास के स्थलों पर मिली मोहरों पर एक विशेष आकृति बार बार उभरती है, एक योगी मुद्रा में बैठी हुई आकृति जिसके चारों तरफ विभिन्न जानवर हैं। इसे पशुपति सील का नाम दिया गया। यह आकृति किसी और की नहीं बल्कि उसी देवता की है जिसे आज हम शिव कहते हैं, पशुओं के स्वामी, योगियों के आदि गुरु। यानी जो शिव आज भी करोड़ों भारतीयों के घरों में पूजे जाते हैं, उनकी उपासना की जड़ें सीधे सिंधु सरस्वती सभ्यता की मिट्टी में फल फूल रही थी। साहित्यिक साक्ष्य, एक्सकवेशन, प्रयोगशालाओं से निकले प्राचीन डीएनए के डेटा और हमारी रसोई में आज भी पकने वाली 4000 साल पुरानी करी, ये सभी अलग अलग कड़ियां मिलकर एक अखंड तस्वीर का निर्माण करती हैं। यह तस्वीर साबित करती है कि भारत का इतिहास टुकड़ों में बटा हुआ या बाहर से इम्पोर्टेंट नहीं है। वे इसी भूमि की मिट्टी में उपजी सहस्त्र वर्षों की संस्कृति, उसके जीवन का निरंतर प्रवाह है। शुरुआत में हमने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का जो आधिकारिक पोस्ट देखा था, वह कोई राजनीतिक या भावुक वक्तव्य नहीं था। वह आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व की कसौटी पर कसा हुआ एक सच है। भारत की इंडस सरस्वती सभ्यता लुप्त नहीं हुई थी, उसका केवल भौगोलिक और जियोग्राफिकल रीअलाइनमेंट हुआ था। सरस्वती नदी के सूखने और जलवायु परिवर्तन के कारण वहां के लोग पूरब और दक्षिण की ओर बढ़े और अपनी उस चेतना को पूरे उपमहाद्वीप में संजोया। वेस्ट के इतिहासकार भारत की इस कंटिन्यूटी से भयभीत रहते हैं। वो अक्सर सभ्यता और संस्कृति के बीच का अंतर भूल जाते हैं या उसे नकारते हैं। साथ ही वो ये कोशिश करते हैं कि भारत के लोगों को इस निरंतरता की वास्तविकता से दूर रखा जाए। लेकिन हम सबको याद रखना है कि लिविंग हेरिटेज जीवन दृष्टि है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना रुके यात्रा करती है। पुरातात्विक खंडहर समय के साथ फीके पड़ सकते हैं, लेकिन सभ्यता उन लोगों में जीवित रहती है जिनका सांस्कृतिक संबंध सरस्वती के प्रवाह जैसे ही निरंतर है और सिंधु नदी के विस्तार जैसा विशाल। जब हम आज भी पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, योग के आसनों का अभ्यास करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं या अपनी कलाई पर कालीबंगन में मिली चूड़ियों जैसी ही चूड़ियां आज भी पहनते हैं, तो हम उसी प्राचीन निरंतरता का अभ्यास कर रहे होते हैं। ये निरंतरता ही भारत की वास्तविक लिविंग हेरिटेज यानी जीवंत विरासत है। लिविंग हेरिटेज का अर्थ समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है उस जीवंत विरासत की निरंतरता बनाए रखना। पैम्फलेट परिवार इसमें अपना योगदान करता रहेगा। आप इन वीडियोस को देखते रहिए, हमें प्रोत्साहित करते रहें और आप इस लिविंग हेरिटेज को कैसे निरंतरता दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।